नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे आप मेरे साथ बेटा वो है रेमेडीज ऑफ बायर, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। यार मुझे एक बात बताओ, हमने अभी देखा था एक सेलर है, अदर पार्टी बायर है, बेटा दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर की ऑब्लिगेशन है ओनरशिप को ट्रांसफर करना, ऑब्लिगेशन है कंसिडरेशन में पेमेंट ऑफ प्राइस करना। यस सर, नो? यस सर। अभी जो हमने पहला देखा था ना उसमें पता है सिचुएशन क्या हो रही थी कि यार ये जो सेलर है इसने अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया बेटा, परफॉर्म कर दिया। लेकिन जब बायर की ऑब्लिगेशन की बारी आई, मतलब पेमेंट ऑफ प्राइस की, तो वो अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से क्या हो गया, फेल और रिफ्यूज। और जब वो फेल और रिफ्यूज कर जाए तो हमने देखा था उस पॉइंट पे ये जो सेलर है, ये जो सेलर है ये अपने आप डीम्ड मान लिया जाता है एज अनपेड सेलर। अब जब ये डीम्ड मान लिया गया अनपेड सेलर, तो मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफॉल्ट किसने करा था बेटा, बायर ने। डिफॉल्ट किसने करा था, बायर ने। अगर डिफॉल्ट बायर का है तो हमने राइट्स किसको अवेल करवाए थे, सेलर को, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। लेकिन क्या कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेलर है वो अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से फेल या रिफ्यूज कर दे? तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिफॉल्ट है वो किसका हो जाएगा, सेलर का। और जो अग्री पार्टी मतलब बायर, उसके पास फिर क्या आना चाहिए बेटा, कुछ राइट्स यानी कुछ रेमेडीज, कुछ राइट्स या कुछ। तो बेसिकली अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट बाय, डिफॉल्ट बाय पहले वाले केस में डिफॉल्ट हो रहा था बायर का, डिफॉल्ट बाय बायर हो रहा था, तो राइट्स किसके पास आ रहे थे, सेलर के पास, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वगैरह वगैरह। अब इन सिचुएशन में कई बार वो छोटा क्वेश्चन बना के देता है 3-4 नंबर में कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर ने डिफॉल्ट कर दिया, सेलर ने डिफॉल्ट कर दिया मतलब अपनी ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म कर रहा, उसको गुड्स डिलीवर करने थे, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करनी थी, वो नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या रेमेडीज, क्या राइट्स अवेलेबल है बायर को, कोई दिक्कत? तो इनमें से काफी राइट आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, काफी राइट बड़े सिंपल से है जो आप जानते हो ऑलरेडी। तो जल्दी से एक बार देखते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो डिफॉल्ट हो रहा है वो बेटा किसके एंड पे हो रहा है, सेलर के एंड पे, और जो रेमेडीज अवेलेबल हो रही है वो किसको हो रही है बेटा, बायर को। कोई दिक्कत? तो क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। ये नोट तो नहीं करना, करना है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ फिर। एक सेकंड भाई, थर्ड पॉइंट नोट कर रहा है जी। तो बेटा पेमेंट ऑफ प्राइस है, यहाँ पे डिफॉल्ट जो है सेलर ने कर दिया, तो जो राइट्स है, रेमेडीज है, वो अवेलेबल की जाएंगी। और वो राइट्स एंड रेमेडीज क्या है, यही हमारी हेडिंग है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। सिंपल सिंपल सी 4-5 रेमेडी है, उनमें से 2-3 आपको ऑलरेडी पता है, 1-2 मैं आपको बताता हूँ। 2-3 क्या, सारी वैसे आप जानते तो हो सारी रेमेडीज, बस मैं थोड़ा सा बताता हूँ।
आप रेमेडी नंबर 1 पे आएंगे। नोट करें क्या आप लोग, कोई नोट करा? हो गया। रेमेडी नंबर 1 पे आएंगे बेटा। बेटा ये सारी रेमेडीज किसको अवेलेबल है? बायर को। किसको अवेलेबल है? जब डिफॉल्ट किसका है? सेलर का। सबसे पहला बेटा यहां पे सेलर जो है वो डिलीवरी ऑफ द गुड्स नहीं कर पा रहा ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं कर पा रहा, तो पहली रेमेडी है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। पहली रेमेडी जो अवेलेबल है बायर को अगेंस्ट दी सेलर वो है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अगर सेलर की नॉन डिलीवरी से बायर को कोई भी डैमेजेस पहुंचा तो उन डैमेजेस का कंपनसेशन रिसीव वो किससे करेगा बेटा? लिख लो फटाफट। वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods, where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer, comma, the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. Damages for non-delivery. ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो बिल्कुल ब्रीच वाली रेमेडीज आ रही है, बिल्कुल ब्रीच वाली। ब्रीच में भी सूट फॉर डैमेजेस था, यहाँ पे डैमेजेस पर्टिकुलरली किसके लिए? फॉर नॉन डिलीवरी। बेटा जो सेकंड पॉइंट है ना, जो बायर के पास रेमेडीज अवेलेबल है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर से ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको याद है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच में रेमेडीज थी। बेटा कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम डैमेजेस को असरटेन नहीं कर पा सकते, जैसे आपको रेयर आर्टिकल के केस में, एंटीक्स के केस में। तो भाई मान लो अगर जो सेलर है वो गुड्स बेच रहा था और गुड्स थे रेयर आर्टिकल, एंटीक्स, अब बाद में प्रॉमिस तो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना दिया, अब बाद में वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो रेयर आर्टिकल्स के केस में हम उन रेयर आर्टिकल्स की वैल्यू या उन डैमेजेस को असरटेन कर सकते हैं क्या बड़े आसान से? नहीं, उनकी वैल्यू को असरटेन करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस में जो बायर होगा वो कोर्ट के पास जाएगा और डायरेक्ट करवाएगा कोर्ट से कि भैया मुझे आप क्या दिलवाओ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जो आपने प्रॉमिस किया था मुझे वही परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब जो आपने गुड्स डिलीवर करने थे मुझे उनकी डैमेजेस या पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे आप वही गुड्स डिलीवर करके दो, मुझे वही गुड्स चाहिए। तो सेकंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लिखेंगे आप वेयर द सेलर breaches the contract of sale where the seller breaches the contract of sale, comma, the buyer can appeal to the court the buyer can appeal to the court for for specific performance for specific performance
by the sellers. पॉइंट नंबर 3, रेमेडी नंबर 3 जो बायर के पास अवेलेबल है वो है सूट फॉर डैमेजेस फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सेलर. सूट फॉर डैमेजेस फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय सेलर. अब यहाँ पे एक पुराना वर्ड दिख रहा है आपको, है ना, एंटीसिपेटरी ब्रीच. खुशबू जी क्या होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, बताओ जल्दी से. खुशबू जी कह रही है मेरे से पूछ. बेटा याद है तो बताओ ना, फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो. ड्यू डेट के बाद जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं. नाइस. ड्यू डेट के बाद कैसे ब्रीच हो जाता है? ब्रीच दो तरह की होती थी. ब्रीच का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से मना कर देता है. ब्रीच दो तरह की होती थी, एक होती थी एक्चुअल ब्रीच, एक होती थी एंटीसिपेटरी ब्रीच. बेटा एक्चुअल ब्रीच में आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑन द ड्यू डेट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस. खुशबू जी एंटीसिपेटरी ब्रीच होती थी जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो बिफोर द ड्यू डेट. मतलब 10 तारीख को परफॉर्मेंस करनी है और आपने 8 तारीख को कॉल करके बता दिया कि भाई जो 2 दिन बाद परफॉर्मेंस करनी है ना, वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाऊंगा, मुझे काम से कहीं और जाना है. एंटीसिपेटरी ब्रीच बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंटीसिपेटरी ब्रीच होती थी, मतलब आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वैसे तो पहले पढ़ाया हुआ है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. और ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच करी है, एंटीसिपेटरी ब्रीच करिए, डैमेजेस तो लोगे साथ में. आपको याद है एंटीसिपेटरी ब्रीच ना कुछ इफेक्ट्स होते थे, 2 इफेक्ट्स होते थे. कौन बच्चा अच्छा बच्चा मुझे सुनाएगा? हाँ अभिमन्यु भाई. जी बिल्कुल जी. पहला इफेक्ट था कि जिस दिन एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है आप उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दो. क्या कर दो? और भैया जो भी एक्शन लेने वो ले लो उसी दिन से, मतलब डैमेजेस सूट फाइल कर दो, जो जो भी अदर ब्रीच के रेमेडी होती है. सेकंड था आप इसको अलाइव मानो, ऑपरेटिव मानो और वेट करो टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. और डेट ऑफ परफॉर्मेंस में अगर बंदा एक्चुअल ब्रीच भी कर दे तब उसके बाद आप जो भी रेमेडीज थी डैमेजेस वगैरह वो क्लेम करो. तो बेटा यही सेम टू सेम जो एंटीसिपेटरी ब्रीच की रेमेडी वहां पे थी ना, वो सेम यहां पर है. मतलब यहां पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा. In case where the seller repudiates the contract of sale, in case where the seller repudiates the contract of sale before the due date of delivery, before the due date of delivery or performance, comma, then the buyer can, point A, then the buyer can. पहला, treat the contract as repudiated, treat the contract as repudiated and sue for damages for breach.
सबसे पहला बायर ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है बेटा, रेपुडिएट, और डैमेजेस क्या कर सकता है, क्लेम। पॉइंट नंबर बी में होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, मतलब वो जब तक ड्यू डेट नहीं आती तब तक कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे मानता है कि ऑपरेटिव है, भैया वो बंदा परफॉर्म करेगा, मुझे उस पर यकीन है। होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और यहां पे परफॉर्मेंस का मतलब क्या बेटा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जो सेम एंटिसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट्स पहले आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे, वही सेम एज इट इज यहां पे रिपीट हो गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 राइट्स हमने आपको पढ़ा दिए। सबसे पहला, अगर सेलर अपनी डिलीवरी ऑफ गुड्स से डिफॉल्ट करता है, बायर के पास 3 राइट आएंगे। वो डैमेजेस मान सकता है नॉन डिलीवरी के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकता है, और एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में वो 2 चीज कर सकता है, या तो ऑन द स्पॉट रेपुडिएट करके डैमेजेस मांग ले, या ड्यू डेट तक उसे ऑपरेटिव माने और वेट करे ड्यू डेट का, उसके बाद जो भी एक्शन है वो ले। कोई दिक्कत, पक्की बात। पॉइंट नंबर 4, रेमेडी नंबर 4, ये भी आपने पढ़ी है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अभिमन्यु भाई आप स्केल लेकर आए हो क्या, यो भाई निकालिए। हितांश भाई वारंटी बता दो फटाफट। सेकेंड यूनिट कंडीशन एंड वारंटी रिवाइज नहीं किया, कब करेगा रिवाइज, अगले महीने पेपर नहीं है। सचिन भाई वारंटी नहीं पता, कृष्णा वारंटी नहीं पता, चिरॉन वारंटी, वेरी गुड। स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दीपक भाई वारंटी के केस में क्या इफेक्ट्स होते हैं भाई, नहीं रिवाइज किया। नेपाली को डैमेजेस कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, वेरी गुड। बेटा कंडीशन क्या होती है, स्टिपुलेशन विच इज तो उसमें वो क्या होता है इफेक्ट, ये पीछे वाली गैंग क्या बढ़ने का मना कर रखा है क्या आपने, अब कब से स्टार्ट करोगे बेटा पढ़ाई, तब आप वेट कर रहे हो क्या भाई कि सर को वापस से ऐसे फॉर्म में आना है, मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया भाई तुमने तो, जब से थोड़ा ऐसे मत करो यार भाई प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई आपको जबरदस्ती पढ़ा के, ना मुझे कोई शौक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो भाई। आपको पता नहीं है भाई लॉ में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, क्योंकि आपको कितना अच्छे से समझ आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आप क्या लिख रहे हो, आप कैसे, आप क्या निकल रहा है, आपके वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, वो मैटर करता है। आपको समझ में सब आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कहानियाँ चल रही होगी, मज़ा भी आएगा, और जब वो लिखने की बात आ जाएगी ना भाई, होगा नहीं आपसे। बेटा ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी आपको ऑलरेडी पता है। ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में आपने एक स्टिपुलेशन दी थी, विच इज नॉट असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट कोलेटरल टू द मेन पर्पस। हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आप गाड़ी लेने आ रहे हो, आपने गाड़ी लेते टाइम जो सेलर है उसको पर्पस बताया कि भैया मुझे ना बहुत लॉन्ग रूट तक जाना था, लॉन्ग रूट मतलब 10,000 किलोमीटर एक गो में जाना है, तो गाड़ी का जो इंजन है ना वो पावरफुल होना चाहिए। अब ये जो आपने स्टिपुलेशन दी है, ये जो आपने कंडीशन बताई है, मतलब ये क्या है, ये कंडीशन है, क्योंकि ये मेन पर्पस है। भैया ये रहेगा तभी मैं गुड परचेज करूंगा, अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो चल नहीं पाएगी वहां तक तो मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो कंडीशन हो गई,
लेकिन इसके अलावा मैं रास्ते में निकला गाड़ी लेके और गाड़ी का ना जो ऐसे शीशा साफ करने के वाइपर्स होते हैं ना वो खराब हो गए। अब वो खराब हो गए तो क्या वो मेरी मेन कंडीशन थी जिसके लिए मैंने गाड़ी परचेस करी थी, क्या वो पूरा नहीं हुआ? वो खराब हो गए तो मैं गाड़ी वापस करने चला जाऊंगा कि भैया ये देखो ये वाइपर खराब हो गया इसको दो। वो क्या है मेरा वारंटी। मतलब वो मेन पर्पस नहीं है जिसके लिए मैं गाड़ी परचेस कर रहा हूं, लेकिन वो कोलेटरल यानी सेकेंडरी पर्पस है। अगर उसमें कोई खराबी हुई तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आप क्या कर सकते थे? डैमेजेस क्लेम कर सकते थे। याद है आपको? तो ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में आप सूट फाइल कर सकते हो। आप इसमें लिखेंगे वेयर देयर इज breach of warranty on the part of the seller, where there is breach of warranty on the part of the seller, or where the buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty। या तो कह रहा है ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, या ब्रीच ऑफ कंडीशन थी लेकिन हमने इसे ट्रीट कर लिया ब्रीच ऑफ वारंटी, कॉमा लिखेंगे द बायर कैन नॉट repudiate the contract or reach the goods for the breach of such warranty but he may स्लैश ए पॉइंट अगली लाइन में बी पॉइंट। अब ये दो पॉइंट क्या है उसे बताने से पहले मैं ऊपर थोड़ा एक बार रिकॉल करवा दूं। बेटा बड़े आराम से देखो, कह रहा है अगर कोई ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है किसके पार्ट से? सेलर के पार्ट से। मतलब सेलर ने कोई ब्रीच ऑफ वारंटी करी है, कह रहा है या फिर बायर ने कर दिया है कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन तो हुई है लेकिन उसे क्या ट्रीट करा है? ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब या तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाए सेलर से, या हुई ब्रीच ऑफ कंडीशन थी लेकिन बायर ने उसे क्या ट्रीट कर दिया? ब्रीच ऑफ वारंटी। कह रहे दोनों केस में बायर कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। हमें पता है ना भाई, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में या फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन थी लेकिन आपने वारंटी ट्रीट कर लिया, तो ट्रीट करने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो। सर कैसी बात कर रहे हो? वारंटी की ब्रीच के केस में हम सिर्फ क्या करते हैं? डैमेजेस क्लेम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा डिफरेंस implied condition, or sorry, difference between condition warranty, what are implied condition, what are implied warranties। 4, 8, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी टेम्पटर 6 नंबर का 8 नंबर का आएगा, पढ़ लीजिए। आप मजाक में ले रहे हैं मेरी बातों को, मैं सच्ची बता रहा हूं। मैं आ गया ना फॉर्म में वापस, फिर देख लेना बेटा, ऐसे रटेंगे ना प्रोविजन। मुझे मजबूर मत करो, मैंने ये मारना वारना छोड़ दिया, मैं बता रहा हूँ लिटा लिटा के मारता हूँ बंदों को। कह रहे बायर कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे बायर रेपुडिएट नहीं कर सकता या फिर वो पूरे के पूरे गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट कुछ तो कर सकता है। तो क्या कर सकता है? दो राइट दिए। पहला, रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स। बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइडेड था ना, वो उस प्राइस से कितने क्या पे देगा? कम पैसे देगा। प्राइस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। अगर कोई ब्रीच ऑफ वारंटी हुई या कोई कंडीशन का ब्रीच हुआ जिसे हम वारंटी का ब्रीच ट्रीट कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे गुड्स को रेपुडिएट नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो जितना डिसाइडेड प्राइस था उससे थोड़ा डिस्काउंट रिसीव कर लेगा कि यार आपने ब्रीच ऑफ वारंटी करी, मैं पूरे पैसे थोड़ी दूंगा, थोड़े से कम पैसे दूंगा, वो अमाउंट काट के। या फिर आप क्या कर सकते हो? या sue the seller for damages for breach of वारंटी।
sue the seller for damages for breach of वारंटी। 4 रेमेडीज बायर के पास जो आएंगी अगर सेलर डिफॉल्ट करेगा। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सेकंड जो आपका आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, थर्ड डैमेजेस इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में सूट फाइल कर सकता है। और लास्ट बिल्कुल छोटू सा पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे बेटा, सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट या यहाँ पे सूट फॉर स्पेशल डैमेज भी कई बार इसे बोल देते हैं। तो एक ही बात है, अगर आपकी बुक में स्पेशल डैमेज से नाम का कुछ दिख जाए तो टेंशन ना लेना। बायर कैन sue द सेलर फॉर इंटरेस्ट और some special damages to recover the money or amount as consideration भाई अगर सेलर ने कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करा तो वो इंटरेस्ट या कोई किसी तरह का स्पेशल डैमेज भी क्लेम कर सकता है अगर हो रहा हो उस केस में तो। और इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, ऑक्शन सेल, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कवर करे बेटा। सबसे पहला हमने आपको डील करवाया राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, जिसमें हम 3 राइट पढ़े, शूट फॉर प्राइस, शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कई केसेस में हमारा जो सेलर है वो भी डिफॉल्ट कर देता है, तो वहां पे जो राइट्स आते हैं वो बायर के पास आते हैं। और बायर के पास क्या राइट्स है, तो मैंने 5 राइट आपको बताए। सबसे पहले डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में भी डैमेजेस ला सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में भी वो प्राइस को रिड्यूस कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, और लास्ट शूट फॉर इंटरेस्ट। ये सारी रेमेडीज अवेलेबल है बायर के पास अगर डिफॉल्ट किसका रहेगा, सेलर का। तो इसी के साथ हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा एंड हो चुका है। एक 10 से 15 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, वो हमारा जो ऑक्शन सेल है, जिससे एक बारी केस स्टडी आई है, तो हम उसे डील करेंगे अगली क्लास में आपके 10 से 15 मिनट लेते हुए। तब आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।